सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कटक के रावेंशा कॉलेजिएट स्कूल, कलकत्ता तारांकन के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल हुए और चौथा स्थान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस एक होनहार बालक थे और उनमें दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कटक के रावेंशा कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था। 1921 में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी और आंदोलन में शामिल होने के लिए वापस आ गए। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्हें विशेष रूप से आज़ादी के प्रति उनके उग्रवादी दृष्टिकोण और समाजवादी नीतियों के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनका प्रसिद्ध युद्ध नारा था, दिल्ली चलो। उन्हें नेताजी कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनीमाधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनाले में रिंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आ जाए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में ये परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय ये सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरतचंद्र बोस को पत्र 11 लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव E0S0 मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। जन्म और पारिवारिक जीवन संपादित करें। सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस का सन 1905 का चित्र विकिमीडिया कॉमन्स से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। 10 उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगानारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरत चंद्र से था।
शरदबाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजा कहते थे। शरदबाबू की पत्नी का नाम विभावती था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। 5. नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। 6. नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। 7. जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 8. 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। 9. आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा संभाग, बंगाल प्रांत, ब्रितानी भारत, वर्तमान के भारतीय राज्य ओडिशा के कटक जिले में। मृत्यु 18 अगस्त 1945, उम्र 48 वर्ष। सेना अस्पताल नानमोन शाखा, ताइहोकू, जापानी ताइवान, वर्तमान ताइवान के ताइपे में ताइपे सिटी हॉस्पिटल हैपिंग फ्यू ब्रांच। जन्म का नाम सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जीवन संगी एमिली शेंकल वी 1937। गुप्त रूप से विवाह किया, जिसमें किसी तरह का कोई कार्यक्रम अथवा गवाह नहीं था। बोस ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की। 1 बच्चे अनिता बोस फाफ। शैक्षिक की संबद्धता कलकत्ता विश्वविद्यालय बीए दर्शशास्त्र 1919, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोस में बीए 1921। 2 सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी 1897-1945। भाषा पीडीएफ डाउनलोड करें। ध्यान रखें, संपादित करें। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 3 उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। 4 भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस पुरालेखित अभिगमन तिथि 23 नवंबर 2013। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदे, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। क्रांत मदनलाल वर्मा 2006। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास 3 वन संस्करण, नई दिल्ली।
प्रवीण प्रकाशन प्रे 846 ISBN 8177831216 मूल से 14 अक्टूबर 2013 को पुरालिखित अभिगमन तिथि 23 नवंबर 2013 सुभाष चंद्र बोस जानिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब कैसे हुई। ऐसे न्यूज अंग्रेजी में 15 अगस्त 2020 अभिगमन तिथि 29 अक्टूबर 2020 नेताजी संपूर्ण वाङ्मय खंड 2 प्रकाशन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वितीय संस्करण 1997 पृष्ठ एवं इव नेताजी संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 प्रकाशन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वितीय संस्करण 2009 पृष्ठ वी नेताजी संपूर्ण वाङ्मय खंड 12 प्रकाशन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली संस्करण 2011 पृष्ठ एवं वी स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य संपादित करें। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दासबाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दासबाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दासबाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दासबाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दासबाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में दासबाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दासबाबू कोलकाता के महापौर मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में ये तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाए और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ ऐसा बताया जाता है, परंतु सत्य कुछ और ही है। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अनेस्ले नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए।
उन्होंने गोपीनाथ का शव मानकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने ये निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए ये शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं। लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। इसलिए सुभाष ने ये शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल अधिकारियों को ये लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही न मर जाएं। अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष की कारागृह में मृत्यु हो जाए। इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। 1933 में शल्यक्रिया के बाद ऑस्ट्रिया के बाद गास्टीन में स्वास्थ्य लाभ करते हुए सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल नहीं बचे, उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया। ये मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी। 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सुभाष का उनकी पत्नी के साथ दुर्लभ चित्र। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली 12 की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड गास्टन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनिता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई, अनिता 3.25 साल की थी। 13-14 अनिता अभी जीवित है। उसका नाम अनिता अनीता बोसफाफ है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनिता फाफ कभी कभी भारत भी आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सन 1938 उन दोनों के बीच राजेंद्र प्रसाद और नेताजी के वाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए।
सुभाष ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोतनिस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फैशिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फैशिस्ट विचारधारा से सहमत थे। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत बरसों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरदबाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जनजागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ 15, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष ने ये संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने ये स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। 16 कलकत्ता वर्तमान कोलकाता स्थित नेताजी भवन, जहां से सुभाष चंद्र बोस वेश बदलकर फरार हुए थे। इस घर में अब नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है। भवन के बाहर लगे होर्डिंग पर सैनिक कमांडर वेश में नेताजी का चित्र साफ दिख रहा है। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई।
16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरदबाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन, वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, गोमोह से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगतराम तलवार से करा दी। भगतराम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगतराम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने ये सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में आर्लेंडो मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू जापानी भाषा दाइगकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदे, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। 18 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21:00 बजे हुई थी। 19 स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। 20 देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।